नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, बिना देरी किए हुए आज हम जो इलेक्ट्रोड विभव का चैप्टर चल रहा था उसका थर्ड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और उस थर्ड वीडियो में हम क्या बना रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो नर्स समीकरण है। ठीक है, नर्स समीकरण क्या है और इसका उपयोग क्या है, किस प्रकार इसको निकालेंगे, ये बताना आज आप हमको सिखाएंगे। पर आप ध्यान रखिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए आप तक ये पहुंच नहीं पाएगा डेली का स्टडी मटेरियल। ठीक है, और जिनको कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो कमेंट में बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, सारी जानकारी दिया जाएगा। और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपकी यूपी बोर्ड के लिए फंस सकते हैं। चलिए, तो पहला आज हमारा है नर्स समीकरण। लेकिन उसके पहले हम जानना चाहेंगे, एक हमारा टॉपिक्स भी बचा हुआ है यहाँ पर, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, इसको जानने के पहले हम जानने पड़ेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में जानना चाहते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा, क्या ये वीडियो यहाँ तक दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, ये होता क्या है, किसी सिस्टम के द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। कोई सिस्टम है, कोई कार्य कर रहा है, तो जितना वो कार्य करता है वही आपकी गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। अब जैसे कुछ तो अभिक्रियाएं अपने आप होती रहती हैं, कुछ अभिक्रियाएं होती ही नहीं, और कुछ अभिक्रियाएं को कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई कागज़ है, अगर कागज़ में एक बार हमने माचिस लगा दिया तो फिर वो अपने आप जलता रहता है। यहाँ पर ये हो गया स्वतः अभिक्रिया हो गया। ठीक है, जैसे अगर एक बार कोई सेल है, उसको टार्च अगर हमने बटन दबा दिया तो तब तक वो कार्य करता रहेगा जब तक उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, और मान लीजिए इसको कहते हैं स्वतः प्रक्रम। क्या कहते हैं? स्वतः प्रक्रम। तो स्वतः प्रक्रम में क्या आता है? कागज का जलना, स्वतः प्रक्रम। इसके अंतर्गत आता है कागज का जलना, कागज का जलना, पेट्रोल का जलना इत्यादि। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो एक बार शुरू हो जाए तो होती रहती हैं, इनको स्वतः प्रक्रम कहेंगे। क्या कहते हैं? स्वतः प्रक्रम। और कुछ होते हैं, जैसे कभी कभी होता है कोई मान लीजिए यहाँ पर कमरा है, कोई भी कमरा है, और इस पर कुछ गैस भरी हुई है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, इस पर भी कोई गैस भरी हुई है बराबर मात्रा में। किस मात्रा में? बराबर मात्रा में। यहाँ भी मान लीजिए हीलियम भरी हुई है। एक कमरा है, हाइड्रोजन भरा हुआ है और दूसरे में हीलियम भरा हुआ है। अगर इन दोनों में एक ऐसा पाइप बना दिया जाए, ये, और दोनों में मोलों की संख्या समान मतलब सेम मात्रा में, तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से उठा करके किसी एक अणु को हम यहाँ पर डाल दें, किसी एक अणु को, हीलियम के किसी एक अणु को इसमें डाल दें, तो क्या दूसरा अणु आएगा? नहीं आएगा। फिर दूसरे अणु को, दूसरे परमाणु को उठाकर यहाँ लाना पड़ेगा। मतलब यह स्वतः प्रक्रम नहीं है, इसको कहते हैं अस्वतः प्रक्रम। क्या कहते हैं? अस्वतः प्रक्रम। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही एक कमरा, इसी में है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, और एक में कम है, एक में ज़्यादा है। यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। अगर इनको खोल दिया जाए ऐसे, तो ये तब तक प्रक्रिया होगी, यह तब तक इसमें से अणु इसमें जाएंगे जब तक दोनों कमरों में इनकी संख्या समान ना हो जाए या सेम मात्रा में इनकी सांद्रता ना हो जाए। तो इसको, और जब ये सेम मात्रा में हो जाएंगे तो फिर ना इधर से इधर जाएगा कोई परमाणु, ना इधर से इधर कोई जाएगा, तो फिर उसको कहते हैं साम्यावस्था। क्या होती? साम्यावस्था। इतना समझने के बाद फिर आप ये जानिए, अगर
हो गया ये। तो यहाँ से जो एनर्जी सेल द्वारा किया जाता है उपयोगी कार्य में, वही आपकी होती है गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या होती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में हम इसको जी से शो करते हैं। किससे? डेल्टा जी से शो करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी का मान अगर पॉजिटिव है तो इसका मान यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो साइन है अगर वो प्लस में है तो इसका मतलब सेल से एनर्जी निकल रही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए डेल्टा जी इक्वल टू आपका क्या हो जाए, डेल्टा जी का मान अगर आपका प्लस हो जाए तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अस्वतः प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम। लेकिन अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब ये स्वतः प्रक्रम होता है, अपने आप अभिक्रिया होगी। ठीक है, अतः जो डेल्टा जी है इसका मतलब क्या होता है? निकाय द्वारा, इसको मैं रेड पेन से लिखे दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा जी बराबर हो जाएगा माइनस निकाय द्वारा, निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, उपयोगी कार्य ये होता है डेल्टा जी का मान। माइनस है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य जो भी होता है किसी उपयोगी कार्य के लिए तो वहाँ डेल्टा जी होता है। इतना होने के बाद आप एक बात जानिए, उपयोगी कार्य क्या होता है इसको निकालने के पहले हम देखेंगे कि जो W होता है, W है ना, जो W होता है वो क्या होता है? जो W का मान होता है वो होता है आवेश गुणे विभवांतर। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये टॉपिक आज का, ये आपका फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है कि आवेश गुणे विभवांतर ये होता है निकाय द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, और इसको हम नेगेटिव में कर देंगे। अब यहाँ आवेश क्या है, विभवांतर क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक बार चेक कर लूँ वीडियो को, क्या वीडियो अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं। यस, दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया कि जैसे आपको उसमें देखा होगा, किसमें? डेनियल सेल में। किसमें? डेनियल सेल में आपको बताया गया है। जो ना देखे हो जाकर के वीडियो में देख लीजिएगा। तो जो डेनियल सेल था, मान लीजिए यहाँ पर कोई सेल था, यहाँ पर कोई आपका सेल है ये, यहाँ पर कोई सेल है ये। ठीक है, और यहाँ पर एनोड था, आपको बताया गया था ये एनोड था, यहाँ पर आपको कैथोड था, कीड़े कैथोड। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितने गए? n मोल इलेक्ट्रॉन गए, n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। मान लीजिए एनोड से कैथोड की तरफ n मोल इलेक्ट्रॉन गए, अर्थात सेल ने वर्क किया। सेल ने क्या किया? n मोल इलेक्ट्रॉनों को एनोड से कैथोड की ओर भेजा। यही तो बताया गया था आपको डेनियल सेल में। अब देखिए n मोल का मतलब क्या होता है, और ये जो सेल है इनके जो विभवों का अंतर है था विभवांतर, तो जो विभवों का अंतर है मान लो ई सेल है, तो यहाँ जो विभवांतर इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि अभी काम देगा। जो विभवांतर है ये क्या होता है? ई सेल, ई सेल।
ये कोई भी यहाँ पर एचटीपी नहीं लिया गया है, स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर नहीं लिया गया है, किसी भी परिस्थिति के लिए है। ये सिस्टम है, मान लो डेनियल सेल ही है, या एनोड है, ये कैथोड है। एनोड से कैथोड की ओर सेल ने n मोल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया और इसका जो विभवांतर है वो ई सेल है। क्लियर हो गया? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, आपका जो कार्य हो जाएगा वो कार्य क्या हो जाएगा, कितना आवेश कितना आवेश गया, और यहाँ ई सेल यानी विभवांतर आपका दे रखा है, हमें ये निकालना कितना आवेश गया। यहाँ तो हमने लिख दिया है कि n मोल इलेक्ट्रॉन गए, तो n मोल अलग अगर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कितना आवेश गया है ये हम जानना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यही तो होता है, यही तो होता है कि और कुछ होता है, यही होता है 10 की पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो एक मोल पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मोल पर कितने आवेश होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है तो एक मोल पर कितने आवेश होंगे, और एक मोल में कणों की संख्या तो आपको पता है, इसलिए एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताइए। तो एक मोल पर कितने आपके जो है वो होते हैं कण, या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जान लीजिए। तो आपको 6.02, एक मोल पर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसको, तो ये लगभग आएगा 96,485। ये लगभग 96,485, 96,485 आपका कूलम आएगा। ठीक है, अब 96,485 अगर कूलम आया तो इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 96,500। क्या लिख सकते हैं, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। क्या नीचे तक दिखाई दे रहा वीडियो? हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जो आपका 96,500 कूलम है, इसी को हम लिख देते हैं 1 फैरेड। क्या लिख देते हैं, 1 फैरेड। ध्यान रखिएगा, ये होता है 1 फैरेड। क्या होता है, 1 फैरेड। तो यहां से समझिए कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है NF, जहां F का मान या जो F की वैल्यू है वो होता है 96,500 कूलम अप्रॉक्सीमेट, मतलब नियर अबाउट। ठीक है, अब देखिए, एक मोल पर आवेश 1F हो गए, तो n मोल पर कितने आवेश होंगे, इसलिए n मोल पर आवेश, n मोल पर आवेश कितने हो जाएंगे। जब एक मोल पर 1 F है तो n मोल पर हो जाएंगे NF फैरेड। ये आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कैसे आया एक मोल पर कितना आवेश है, NF फैरेड। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक मोल पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम होता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा भाई, एक मोल में कणों की संख्या 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है। तो इतने कणों का आवेश इतना हो गया। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 96,500 कूलम आता है।
इसको हम लिख सकते हैं 1 फैरेड, क्योंकि जो 96,500 कूलाम पाया है तो इसको वैज्ञानिक फैरेड ने निकाला था, इसलिए हम इसको इतने कूलाम को 1 फैरेड कह देते हैं। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 फैरेड होता है, तो n मोल पर कितने आवेश होंगे, nf फैरेड हो जाएंगे। तो आवेश की वैल्यू आपकी आ चुकी है और विभवांतर की वैल्यू आपको दे रखा है, इसलिए कार्य बराबर क्या होगा, इसलिए कार्य बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, देखिए क्या लिख सकते हैं, ये कार्य, ये फार्मूला है, तो यहाँ से कार्य बराबर हो जाएगा आपको माइनस सेल द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, यानी आवेश आपने निकाला NF, आवेश हो गया, विभवांतर कितना E सेल, क्या हो गया, E सेल, ये आपका हो गया, क्या हो गया, उपयोगी कार्य। यही उपयोगी कार्य होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा, यही उपयोगी कार्य क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो W को लिख सकते हैं डेल्टा G बराबर माइनस NFE सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आधारित सवाल आते हैं, इसलिए यहाँ पर यह आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ई सेल आप कैसे निकाल सकते हैं, ई सेल तो आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, ई सेल निकालना है अगर ई सेल, तो आपको पता होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही है। किसी भी विभव पर किसी परिस्थिति में आप इसको निकाल सकते हैं, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन अगर आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो, मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर निकालना हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है एक विशेष परिस्थिति में, और विशेष परिस्थिति क्या होती है, T बराबर 298 केल्विन, ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 298 केल्विन ये होना चाहिए, और जो आपका R है 8 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, और सांद्रता 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक स्टैंडर्ड प्रेशर हो जाएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो जाएगा, तो वहां पर हम लिखेंगे E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये जो है किसी भी स्थिति पर इलेक्ट्रॉन जो है आपका इलेक्ट्रोड है उनका सेल विभव है, और ये है एक मानक परिस्थिति पर किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव। इतनी बात क्लियर आ गई, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तब तक नोट करिए, मैं देख रहा हूँ साइड हो जाता हूँ। चलिए बहुत अच्छे, अब देखिए एक आपके पास और आता है समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको ध्यान रखिएगा, और वो समीकरण है आपका, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अगर आ गया तो इसको पेन कापी उठाओ, लिखना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर समझ में आपको नहीं आएगा। इसको लिख लीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक की बातें आपको मालूम हो गई। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक फार्मूला होता है, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े मुझे तो नहीं पता, पर आप यहाँ देखिए, एक फार्मूला होता है डेल्टा G बराबर क्या होता है, मुझे यहाँ से लिखना चाहिए पर कोई बात नहीं, क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्योंकि इधर जरूरत पड़ेगी मुझको आगे, 1 मिनट जरूरत मुझको पड़, चलो हटाओ देखते हैं, यहीं से देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बैक कर सकता हूँ क्या, ताकि मुझे यहाँ जगह मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ कोई बात नहीं, मैं इसको और इधर थोड़ा किए दे रहा हूँ, फिर से लिख दूंगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मैं इधर से लिख दूंगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और 1 मोल पर कणों की संख्या कितना 6.02 इंटू 10 की पावर 23, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मेरे लिए जगह बच गया है। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या होता है कि जो G होता है, G डेल्टा G जो होता है ये बराबर होता है आपके डेल्टा G
नॉट, यहाँ अच्छे से लिखो इसको, इतना होता है, और प्लस लिखेंगे RT log E बेस Q। इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट भाई, मेरे बाल में कुछ पड़ गया, पता नहीं क्या है। चलिए हो गया। ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा धब्बा आ गया, मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, क्योंकि अगर धब्बा हो जाता तो कम समझ में आता है। बस 1 मिनट, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ फिर से, ताकि आपको परेशानी ना आए। यहाँ लिखेंगे डेल्टा जी बराबर, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा RT log E बेस Q। ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर हम आपको बताना चाहते हैं कौन क्या है, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसको log जो बेस है 10 पर लिखना चाहेंगे तो एक फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर शायद आप समझ सकें अलग से कि जो log E बेस Q है ना, अगर आप इसको 10 के रूप में लिखना चाहते हैं, बेस जो यहाँ पर E है 10 के रूप में लिखना चाहते हैं, तो ये होता है आपका 2.303 RT log 10 बेस Q हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं जो बेस 10 है, ये हो जाएगा आपका 2.303 log E, ठीक है। और यहाँ Q है तो Q रख दीजिए। ये होता है, क्या ये दिखाई दे रहा है आपको? समझ में आ रहा है? कम समझ में आ रहा है? नीचे हो गया 1 मिनट। चलिए ठीक है, ये हमने लिख दिया। जब यहाँ पर log E बेस Q है तो इसको हम 10 के रूप में लिखना चाहते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अगर लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट 0 प्लस यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2.3 पहले लिख देते हैं या बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी इच्छा है। 2.303 और यहाँ RT लिख दो, और यहाँ क्या लिखेंगे आप log 10 बेस Q। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका डेल्टा G है, ये जो डेल्टा G है ये गिब्स मुक्त ऊर्जा है। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डेल्टा G बराबर गिब्स मुक्त ऊर्जा है, और जो डेल्टा G नॉट है ये मानक है। क्या है? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। और R क्या है आपका? ये गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक है। T क्या है आपका? तापमान है। ये अब Q क्या है? जो आपको जो Q वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू, ये जो Q है ये उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता होती है। क्या होती है? Q जो होता है वो उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता होती है। अभी आगे यहीं पर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से जो Q है इसको आप समझ लीजिए। जो Q होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन आप लिख ले, यहाँ Q क्या आ सकता है? हाँ लिख सकते हैं आप Q बराबर सांद्रता ऑफ प्रोडक्ट बटे सांद्रता ऑफ रिएजेंट अभिकारक, ठीक है। और इनके जो पावर में होते हैं वो रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम मान लीजिए कोई एक हमारे पास रिएक्शन है, हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, मान लीजिए ये आपका B और यहाँ पर आपके पास C है, और यहाँ पर D और आपका D है,
तो यहाँ जो Q है उसकी वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, उत्पाद ये है तो उत्पाद की सांद्रता लिखो, और इसका जो रस समीकरण मिति गुणांक C है, फिर क्या है D है ये, और इसका रस समीकरण मिति गुणांक क्या है D है, और यहाँ विकारक की सांद्रता A, इसका रस समीकरण मिति गुणांक A, और जो यहाँ पर आपका सांद्रता B है ये, इसका रस समीकरण मिति गुणांक B, तो ये Q की वैल्यू होती है। क्लियर हो गया? आराम से देखिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, परेशान मत हो। हम नर्स समीकरण निकालने जा रहे हैं। नर्स समीकरण कैसे निकलता है, चलिए अब यहाँ से देखिए, जब आप ये सब मालूम हो चुका है तो क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ से आपको देखिए डेल्टा जो जी का मान है, जो डेल्टा जी का मान है, चूंकि देखिए डेरिवेशन अलग की चीज होता है, डेरिवेशन हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो नर्स समीकरण है वो आता है और उससे संबंधित पक्का सवाल आते हैं। तो ये नर्स समीकरण कैसे बना वही हम सिखा रहे हैं आपको। तो आप देखिए यहाँ से क्या होता है कि जो डेल्टा जी है, चूंकि डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो होता माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा जी कर देंगे और नॉट लगा देंगे तो फिर स्टैंडर्ड एसटीपी पर होगा, एक विशेष परिस्थिति में होगा, तब वहां से माइनस एन एफ ई नॉट सेल ये होता है, ठीक है। अब इसी की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर कर दो, यहीं पर करो ज़्यादा अच्छा है। ये समीकरण 1 है मान लो, तो समीकरण 1 में मानों को रखने पर, ठीक है। अब जब इन समीकरणों जो आपके बने हुए इनके वैल्यू डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है, अगर आप इसको समीकरण इसमें रख देंगे तो क्या होगा, तो जरा चेक करिए क्या होता है। यहाँ डेल्टा जी लिखा है, पहले समीकरण उतार लो आप, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 और यहाँ से आर टी और यहाँ लॉग आपका 10 बेस क्यू। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए ये यहाँ से माइनस एम एफ ई से लिखो, फिर बराबर करो डेल्टा जी नॉट, इसकी वैल्यू माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो गए। अब फिर इसको आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे 2.303 आर टी लॉग 10 बेस क्यू, ठीक है, बिल्कुल सही। इतना तो आपका हो गया। क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आना चाहिए भाई, बस आपको इसको याद रखना है। किसको? इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आपका आ गया तो हम क्या करेंगे, माइनस एन एफ से दोनों तरफ भाग दे देंगे, माइनस एन एफ। तो जब एन एफ से दोनों तरफ भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका ई सेल बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, एन एफ चला जाएगा तो ई सेल बचेगा, ई नॉट सेल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एफ से भाग देंगे तो 2.303 आर टी और यहाँ पर एन एफ और यहाँ पर log 10 बेस क्यू। यहाँ से आपका ये समीकरण नर्स समीकरण 1 आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका नर्स समीकरण 1 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, जब यहाँ से इतना नर्स समीकरण कंप्लीट हो गया है तो अगर आप इसमें मान रखना चाहते हैं, अगर आप इसमें मान रख दीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस आपका नर्स समीकरण कंप्लीट हो रहा है। अगर यहाँ आर के वैल्यू
आर की वैल्यू कितना होता है पता है आपको? आर की वैल्यू कितना होता है? 8.314 जूल। कितना होता है? 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। आर की वैल्यू हो गई आपकी। अब उसके बाद जो आपका टी है, टी आप लेंगे 298 केल्विन। ये हो गया आपका आर की वैल्यू हो गई, टी की वैल्यू हो गई। और जो यफ है, यफ की वैल्यू आप रखेंगे 96,500 96,500 कूलाम, ये रखेंगे। जब इन सारी वैल्यूओं को आप पुट कर देंगे इसमें, जब सारी वैल्यूओं को आप पुट कर देंगे तो क्या आएगा? ये आएगा भाई आपका, देखिए ई पुट करके देख लीजिएगा। ई सेल बराबर ई नॉट सेल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ आपका प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। जरा एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम NF से इसमें भाग दिए थे तो ये माइनस प्लस हो गया था, ये प्लस हो गया था, यहाँ माइनस लगेगा। ध्यान रखिए, सॉरी गलती होगी हल्का सा, पर कोई बात नहीं, होता रहता है। जब सबकी वैल्यू आप रखेंगे तो जो हमारा ई से है, ई सेल की वैल्यू क्या आएगी? ई नॉट सेल आएगा, और यहाँ माइनस लगेगा, और क्या होगा? 0.0591 आएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा। और यहाँ आपका यन हो जाएगा, यन, और यहाँ पर log 10⁻³ आ जाएगा। जो भी आपके कैलकुलेशन सवाल में आएंगे, इसी समीकरण से आप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपका आ जाएगा। तो यहाँ से यही आपका नट समीकरण, एक ये भी है, एक ये भी है। जिसमें आपको अच्छा लगे वही आप करिएगा, अन्यथा परेशान होने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जिसमें आसानी से निकल आएगा वही आप करिए। यहाँ तक हो गया आपका नट्स समीकरण। क्या यहाँ तक आपकी समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ तक हो गया सबका, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब इस पर एक हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि ये एन की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, ई सेल की वैल्यू क्या होता है। तो जरा डेनियल सेल के बारे में आप जानते हैं, आपको बताया गया है, हमने बहुत अच्छे से डेनियल सेल समझाया है। उस पर देखिए क्या रिएक्शन हो रहा था, वहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा था, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर रिएक्शन हो रहा था कि जो जिंक था, ठीक है, वो चेंज हो रहा था किसमें? जिंक प्लस में। और जो कॉपर था आपका, ठीक है, वो चेंज हो रहा था सॉलिड में। सॉलिड यहाँ पर एक्वस है ये, और ये भी एक्वस है। ये चीज हो रहा था, ठीक है। ये हम आपको याद दिलवा रहे हैं कैसे किया जाता है। अब देखिए एक बात सुन लीजिए, जो ठोस होता है उसकी कोई सांद्रता नहीं होती। ठोस की सांद्रता होती नहीं, सांद्रता होती है तो केवल जलीय विलयन की होती है। तो यहां से आप इसको कैंसिल, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो बचा क्या? कॉपर और जिंक। और कॉपर का होता था अपचयन, जिंक का होता था ऑक्सीकरण, याद करो। तो वहां से ई सेल का मान आप निकालेंगे तो क्या लिखते थे आप? ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही तो लिखते थे। तो ई कैथोड किसका? कॉपर का हो रहा था। किसका हो रहा था? कॉपर का। तो कॉपर कितना है? 0.34 था, याद करो, माइनस लगाओ। और जो आपका जिंक है उसका -76 था, -76। अब इसको आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये लगभग 1.1 वोल्ट आएगा। तो ये ई सेल का मान है, तो यहाँ पर हम ई सेल की जगह मान रख देंगे 1.1 वोल्ट। अब रही बात एन की जगह, क्या रखेंगे? एन की जगह। तो एन की जगह आप क्या रखेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, जिंक से जिंक प्लस में, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करके जिंक प्लस में बदला। और कॉपर जो है आयन से सॉलिड में बना। कब? जब 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया।
यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों को दिया जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया जा रहा है। तो यहाँ n की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 2, क्या हो जाएगा 2। ध्यान रखिएगा यहाँ ई सेल का मान तो यहाँ से 1.1 वोल्ट आ गया, और जो n है वो यहाँ देखें कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भाग दे रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जिंक प्लस प्लस में चेंज हो रहा है, और कापर आयन, और जो कापर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करके ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है। यानी कुल लेने देने की प्रक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉनों के से वो हो रहा है, आदान प्रदान चेंज हो रहे हैं, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है। कापर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपचयन कर रहा है, जबकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके ऑक्सीकरण कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 2, तो यहाँ n की जगह 2 रखेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ क्या यहाँ जगह बचा हुआ है, जरा एक मिनट पहले थोड़ी सी जगह बचा हुआ, उस पर मैं लिखे दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। या यहीं पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप समझिएगा। ये जो ई से यहीं पर लिखेंगे, जो भी हो जाएगा आप देखिएगा। मेरे पास इतनी जगह तो नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी। यहाँ से मैं लिखूंगा ई सेल ना समीकरण नहीं बनाना है, तो ये तो 1.1 वोल्ट हो गया, माइनस कर दो। क्लियर हो गया। और यहाँ से आपका ये जो है 0.0591 बट यहाँ 2 लिख देंगे, और यहाँ लाग लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और Q का मान क्या है भैया, Q का मान क्या है, Q में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकृत अवस्था बटे अपचयित अवस्था। तो ऑक्सीकृत क्या होता है भैया, ऑक्सीकृत होता है जिंक, तो यहाँ लिख देंगे जिंक प्लस प्लस, और यहाँ लिख देंगे कापर प्लस प्लस, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। और यहाँ जिंक की जो रस समीकरण मिति गुणांक है वो 1 है, और जो कापर प्लस प्लस की रस समीकरण मिति गुणांक 1 है। तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो, ये नर्स समीकरण इस आधार पर डेनियल सेल से आपको निकल कर आ गया। तो ये आपका नर्स समीकरण है, जिसको कहते हैं ने नर्स समीकरण। ये क्या है, ने नर्स्ट समीकरण। तो जब भी आपको सवालों को हल करना हो तो इसका यूज करिए, इसका भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। अब इतना नोट करिए, मैं फिर कुछ आपको यहाँ अलग से बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद आपका वीडियो एंड करता हूँ। पर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, क्या मैं यहाँ कुछ मिटा सकता हूँ, बिल्कुल मिटा सकते हैं सर जी। मैं यहाँ पर मिटाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझको जरूरत पड़ेगी। उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उधर आप लोग लिख रहे होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ मैं ये बताना जा रहा हूँ कि अगर डेल्टा जी, जो आपका जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव हो, डेल्टा जी अगर आपका नेगेटिव हो तो किसका मतलब क्या हो जाएगा। अगर डेल्टा जी, यहाँ देखिए, अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो इसका मतलब है सेल कार्य कर रहा होता है। अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव आया तो इसका मतलब है सेल कार्य कर रहा है। और यहाँ से देखिए, अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो ई सेल का मान क्या हो जाएगा, तो ई सेल का मान हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर ई सेल का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अर्थात सेल आराम से कार्य कर रहा है। क्लियर हो गया। और अगर डेल्टा जी का मान 0 हो जाए, डेल्टा जी का मान 0 हो जाए, तो यहाँ से ई सेल का मतलब 0। इसका मतलब है सेल कार्य नहीं करेगा, उसका इलेक्ट्रोड विभव तो होगा लेकिन सेल कार्य नहीं करेगा। क्लियर। लेकिन अगर यहीं पर देखिए, जो डेल्टा जी है ये आपका प्लस में हो जाए, पॉजिटिव में हो जाए, तो ई का मान क्या हो जाएगा, ई सेल का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कहाँ से, यहाँ से। अगर ये पॉजिटिव है तो ई सेल को नेगेटिव होना पड़ेगा, अर्थात अब सेल उल्टा कार्य कर रहा है, ऊर्जा देने के बजाय ऊर्जा ले रहा है। अर्थात हमको सेल को चार्ज करना पड़ेगा, उसको प्लग से, और वो क्या कहते हैं चार्जर, ये चार्जर है, इससे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग बैटरी को
मोबाइल की बैटरी को चार्जर से कनेक्ट करते हैं, उसी प्रकार उसको भी बाहरी सोर्स से एनर्जी देना पड़ेगा, अर्थात चार्जिंग करना पड़ेगा। क्लियर होता है? तो ये रहा आज आपका वीडियो, गिब्स मुक्त ऊर्जा और नेनर्स समीकरण। अब इस पर हम आधारित सवाल अगले वीडियो पर बताएंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नोट कर लीजिए।